नमस्कार, इस हफ्ते के समाचार कैप्सूल में आप सबका स्वागत है। समय निर्धारण के बिना कोई भी लक्ष्य एक सपने के समान है। लक्ष्य निर्धारण करना इस सपने को वास्तविकता में बदलने की ओर पहला कदम है। यदि आप कोई उपलब्धि चाहते हैं, तो उसके लिए समय निर्धारित करना महत्वपूर्ण है। आज के समाचार कैप्सूल के मुख्य अंश हैं: श्रीलंका का आर्थिक संकट, पोलैंड ने यूरोपियन ट्री ऑफ द ईयर अवार्ड जीता, इलॉन मस्क ने ट्विटर में 9.2% शेयर्स खरीदे, इंडिगो के को-फाउंडर राकेश गंगवाल ने आईआईटी कानपुर को 100 करोड़ रुपए डोनेट किए, भारतीय स्टार्टअप पिक्सेल्स ने स्पेसएक्स के साथ पहला पूरी तरह कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च किया, इसरो ने उत्तरी भारत का पहला स्पेस सेंटर लॉन्च किया, ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिलाओं का 7वां विश्व कप जीता, पोलैंड की ईगा श्वांतेक ने नाओमी ओसाका को हराकर टाइटल जीता और अब वे ऐश बार्टी को पीछे छोड़कर दुनिया में पहले स्थान पर। और अंत में हमारा F2 सेगमेंट। आज शुरुआत करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों से। हम आपको यहाँ अपने पड़ोसी देश श्रीलंका के आर्थिक संकट के बारे में जल्दी से बता दें। इस महामारी के कारण उनका सबसे आकर्षक पर्यटन उद्योग और विदेशों में काम करने वाले लोगों द्वारा भेजे जाने वाले पैसे में बहुत कमी आई है। इसके परिणाम स्वरूप श्रीलंका की सरकार ने एक ऋण कार्यक्रम तक अपनी पहुंच बनाने के लिए अपनी ही मुद्रा का काफी ज्यादा अवमूल्यन किया है, जिससे विदेशी मुद्रा की कमी हो गई। इस मुद्रा के बिना सरकार फ्यूल और अन्य संसाधनों जैसी आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए भुगतान नहीं कर पा रही है। इस कारण वहां बिजली की अत्यधिक 13 घंटे तक की कटौती, खाने की चीजों की कमी हो रही है और इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संभावित ऋण कार्यक्रम के बारे में श्रीलंका की सरकार से बातचीत करेगा, ताकि आने वाले दिनों में इस संकट पर काबू पाया जा सके। हमें उम्मीद है कि इस संकट का कोई ना कोई शांतिपूर्ण हल जरूर निकलेगा। अमेरिका के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन में फाइल किए गए एक दस्तावेज के अनुसार टेस्ला के एलन मस्क ने ट्विटर के 73.5 मिलियन शेयर ले लिए हैं। इससे कंपनी में उनका 9.2% हिस्सा हो गया है। इस प्रकार वे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन गए हैं, जो अपने कम से कम शेयर खरीदना और बेचना चाहेंगे। इस समाचार का परिणाम यह हुआ कि ट्विटर और मेटा तथा स्नैपचैट सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की प्री मार्केट ट्रेडिंग में 26% का उछाल आया। मास्क की फाइलिंग में इस खरीद का ना तो कोई प्रयोजन और ना ही कंपनी की योजना के बारे में बताया गया है, लेकिन वे ट्विटर की नीतियों के बड़े आलोचक रहे हैं। हमें नहीं मालूम कि उनकी योजनाएं क्या हैं। कानपुर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को इतिहास में अब तक की सबसे ज्यादा पर्सनल डोनेशन मिली है। श्री राकेश गंगवाल, जो इंडिगो एयरलाइंस के को-फाउंडर होने के साथ साथ संस्थान के भूतपूर्व छात्र भी हैं, उन्होंने आईआईटी के स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी को 100 करोड़ रुपए की डोनेशन दी है। यह सेंटर 2025 से शुरू होगा और इसमें 450 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, 50 कैंसर केयर बेड और 8 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस होंगे, जो इंजीनियरिंग और मेडिसिन के क्षेत्र में साथ साथ काम करेंगे। हम श्री राकेश गंगवाल को धन्यवाद कहना चाहते हैं। उन्होंने हमें सिखाया है कि कैसे समाज के लिए बदले में कुछ किया जा सकता है। भारत के स्पेस टेक स्टार्टअप पिक्सेल ने एलन मस्क के स्पेसएक्स फॉल्कन 9 रॉकेट के साथ अपना पहला पूरी तरह कमर्शियल सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किया। शकुंतला नाम का यह सैटेलाइट डाटाबेस तैयार करने में मदद करेगा, जिससे पिक्सेल दुनिया में होने वाली घटनाओं
और जलवायु के संबंध में घटनाओं की निगरानी करके उनके बारे में रियल टाइम में सूचना देगा। यह एक महत्वपूर्ण लॉन्च है क्योंकि इससे स्पेस में निजी रूप से बने सैटेलाइट से स्पेस टेक के क्षेत्र में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। स्पेस में भेजे गए अभी तक के कमर्शियल कैमरों में से शकुंतला हाईएस्ट रेजोल्यूशन हाइपरस्पेक्ट्रल कैमरा है। इससे हम अपने ग्रह में 24/7 हेल्थ मॉनिटर के और नजदीक आ गई हैं। इस नई उपलब्धि के लिए पूरी पिक्सल टीम को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई। केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कुछ हफ्ते पहले उत्तरी भारत के पहले स्पेस सेंटर का उद्घाटन जम्मू के केंद्रीय विश्वविद्यालय में किया गया। इसका नाम इसरो के पूर्व अध्यक्ष श्री सतीश धवन के नाम पर रखा गया है। इसे सतीश धवन सेंटर फॉर स्पेस साइंसेस कहा जाता है। यह तिरुवनंतपुरम के बाद भारत का दूसरा स्पेस ट्रेनिंग सेंटर होगा। इस प्रशिक्षण केंद्र में एविएशन और एरोनॉटिक्स में बीटेक के लिए केवल 60 विद्यार्थियों को ही स्वीकार किया जाएगा। अब हमें इस केंद्र से होने वाली अभूतपूर्व रिसर्च देखने का इंतजार है। यूरोपियन ट्री ऑफ द ईयर प्रतियोगिता 2011 में शुरू हुई थी। इसकी शुरुआत पुराने पेड़ों के इतिहास को एक समारोह के रूप में मनाने और पर्यावरण के प्रति देशों के बीच में संबंध बढ़ाने के लिए की गई थी। इसी हफ्ते ब्रसेल्स में अवार्ड समारोह में आयोजकों ने पोलैंड के 400 साल पुराने ओक ट्री को इस साल का विजेता घोषित किया। यह पॉलिश रेजिस्टेंस टू एग्रेशन और यूक्रेन से आने वाले शरणार्थियों के स्वागत का प्रतीक बन गया। यह पेड़ पोलैंड के बायलोवीजा फॉरेस्ट में है। यह यूरोप की लोलैंड्स का आखिरी प्रिमेबल फॉरेस्ट है और पोलैंड और बेलारूस की सीमा पर है। इन पेड़ों के बारे में ऑनलाइन और ज्यादा जानकारी लें। पिछले हफ्ते ऑस्ट्रेलिया ने हैगले ओवल में खेले जा रहे फाइनल मैच में इंग्लैंड को 71 रन से हराकर 7वां आईसीसी महिलाओं का विश्व कप टाइटल जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हेले ने एक दिवसीय खेल के इतिहास में एक शानदार इनिंग बनाई। उन्होंने 138 बॉल पर 170 रन बनाकर अपनी टीम को जीत दिलाई। अपने देश वापस आने पर उनकी सरकार ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को उनके बढ़िया प्रदर्शन के लिए एक विशेष पारंपरिक माओरी उपहार दिया। इस शानदार जीत के लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई। पोलैंड की ईगा स्विएटेक पिछले हफ्ते मियामी ओपन फाइनल में जापान की नाओमी ओसाका से 6-4, 6-0 की शानदार जीत हासिल करके दुनिया में पहले स्थान पर आ गई हैं। ईगा ने मियामी में कोई भी सेट नहीं छोड़ा और उन्होंने फरवरी में कतार ओपन में अपनी चैंपियनशिप से लेकर अब तक लगातार 17 मैच जीत लिए हैं। 20 साल की वे ऐसी 5वीं महिला हैं जिन्होंने इंडियन वेल्स और मियामी टूर्नामेंट्स एक साथ जीत लिए हैं। उनके इस साहसिक कार्य को सनशाइन डबल कहा जा सकता है। यह बहुत ही प्रेरणादायक है ना आइग्रास्पर्स? ग्रैमी अवार्ड्स सबसे अधिक प्रेस्टीजियस वार्षिक समारोह है जिसमें दुनिया भर के संगीतकारों, गीतकारों और एल्बम्स को अवार्ड दिया जाता है। यह समारोह 1959 से शुरू हुआ था। ग्रैमी अवार्ड्स का 64वां एडिशन पिछले रविवार को लास वेगस, नेवाडा के MGM ग्रैंड गार्डन अरेना में संपन्न हुआ। जॉन बटिस्ट को सबसे ज्यादा नॉमिनेशंस मिले, उन्हें 5 अवार्ड मिले। साथ ही उनकी एल्बम वी आर को कोवेटेड एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। ओलिविया रोड्रिगो ने द बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड जीता। भारतीय गीतकार रिकी केज की एल्बम डिवाइन टाइड्स को नए युग की सर्वश्रेष्ठ एल्बम का अवार्ड मिला। यह उनकी दूसरी ग्रैमी जीत है। भारतीय अमेरिकी गायिका फाल्गुनी को बच्चों की सर्वश्रेष्ठ एल्बम श्रेणी में उनकी एल्बम अ कलरफुल वर्ल्ड के लिए अवार्ड मिला। गीतकार अरूज आफ्ताब अपने गीत मोहब्बत के लिए ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला बनी।
यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की अपने पहले से रिकॉर्ड किए गए वीडियो द्वारा अचानक इस समारोह में दिखाई दिए। उन्होंने एक संदेश द्वारा अपने देश के सामने मानवीय संकट की ओर सबका ध्यान आकृष्ट किया। यह बहुत ही इवेंटफुल शाम थी। पिछले हफ्ते गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने अपने ऑफिशियल पेज पर दुनिया के सबसे लंबे युवक का एक वीडियो शेयर किया। 16 साल के इस युवक का नाम ओलिवियर रियोक्स है। उसकी लंबाई 226.9 सेंटीमीटर यानी 7 फीट 5 इंच है। क्या आपको मालूम है कि NBA सुपरस्टार माइकल जॉर्डन भी 6.5 फीट लंबा ही है। अपनी लंबाई के चलते ओलिवियर बास्केटबॉल खेलता है। साथ ही वह नियमित रूप से अपने वीडियोस भी शेयर करता रहता है। इन वीडियोस में वह दिखाता है कि उसे किस प्रकार अपने जीवन में एडजस्ट करना पड़ता है। उसके ऑनलाइन वीडियोस देखना न भूलें। मार्च के अंत तक एयरबस ने अपनी 2 टेस्ट फ्लाइट्स सफलतापूर्वक पूरी की। इनमें से एक A380 फ्लाइट में फ्यूल के रूप में कुकिंग ऑयल का प्रयोग किया गया था। इस टेस्ट एयरक्राफ्ट ने फ्रांस के ब्लैगनेक एयरपोर्ट से उड़ान भरी और यह 100% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पर 3 घंटे तक उड़ता रहा। यह इको फ्रेंडली फ्यूल हाइड्रोप्रोसेस्ड एस्टर्स और फैटी एसिड्स से तैयार किया गया था और यह मुख्य रूप से कुकिंग ऑयल और अन्य बेकार फैट्स से बनाया गया था। एयरबस ने इस बात की पुष्टि की है कि इस फ्यूल का प्रयोग बढ़ने से 2050 तक कंपनी की नेट जीरो कार्बन की अभिलाषा पूरी हो जाएगी और इसमें इस फ्यूल की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। यह बहुत ही फैसिनेटिंग है ना ग्रास्पर्स? वैज्ञानिकों ने एक ऐसा चुंबकीय स्लाइम तैयार किया है जो छोटी वस्तुओं को पकड़ सकता है और तंग जगह पर जाने के लिए अपने आप को सिकोड़ सकता है। चुंबक से नियंत्रित होने वाला ये स्लाइम एक अच्छा विद्युत चालक भी है और इसका प्रयोग इलेक्ट्रोड्स को जोड़ने के लिए भी किया जा सकता है। हालांकि अभी मेडिकल सेटिंग में इसका प्रयोग करने की टीम की कोई योजना नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी सहायता से पाचन तंत्र में दर्द कम की जा सकती है। सोशल मीडिया में इसके बारे में आने पर इसकी तुलना इसी तरह की एक वस्तु से की जा रही है जो रॉबिन विलियम्स के 1997 की फिल्म में फ्लावर में दिखाई गई थी। फिल्मों को वास्तविक रूप में लाना कितना रोचक है ना? क्या आपने कभी सोचा है कि गर्मियों के सुंदर और जगमग करते हुए मौसम में चिड़ियाघरों में जानकारों को ठंडक कैसे पहुंचाई जाती है? हम आपको बताते हैं। भारत में तापमान 40 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है। इसी स्थिति में चेन्नई के अरिगनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क में अधिकारी फव्वारों से पानी का छिड़कावा करते हैं, छाया के लिए नेट लगाते हैं और नेट के ऊपर छप्पर डालते हैं ताकि जानवरों को भी ठंडक मिलती रहे। हाथी और जिराफ जैसे शाकाहारी जानवरों पर पानी की बौछारें डालते हैं और पक्षियों के स्थानों को गनी बैग से ढककर उन पर पानी का छिड़कावा करते हैं। ऐसा लगता है कि इस मौसम में केवल मनुष्य को ही नहीं बल्कि जानवरों को भी ठंडक की जरूरत होती है। इस सप्ताह का मुहावरा है छाती पर सांप लौटना, जिसका मतलब है ईर्ष्या होना। सीमा की प्रगति देखकर सुनीता की छाती पर सांप लौटने लगे। बूझो तो जाने, छोटा सा धागा सारी बात ले भागा। बताओ क्या? टेलीफोन। पहचानो कौन? 20वीं सदी में इस अमेरिकी बैंकर का अमेरिका की अर्थव्यवस्था के औद्योगिक कंसोलिडेशन पर पूरा डोमिनेशन था। इन्होंने 1892 में 2 बड़ी कंपनियों को मिलाकर जनरल इलेक्ट्रिक नाम का मल्टीनेशनल कंग्लोमरेट जायंट बनाया था। दुनिया की सबसे ज्यादा शक्तिशाली बैंक बनाने के बाद इन्होंने अमेरिका में सभी रेल रोड्स को पुनर्गठित किया और स्टील की कई कंपनियों को भी इकट्ठा किया। जी हाँ, अर्थशास्त्र में रुचि रखने वालों ने सही पहचाना, ये जेपी मॉर्गन ही है। क्या आपको मालूम है कि जेपी मॉर्गन चेस नाम का उनका बैंक आज भी अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक है?
यह एक सदी से भी ज्यादा की सफलता है। क्या आपको मालूम है कि एक ताल में एक द्वीप बसा है? यह कोई पहेली नहीं है आईग्रास्पर्स। फिलीपींस में मेन क्रेटर लेक के भीतर वुल्कन पॉइंट नाम का एक द्वीप है। यह लेक वोल्केनो द्वीप में है और यह द्वीप लेक ताल के बीच में स्थित है। यह लेक लुजोन द्वीप पर है। अब यह एक दिमागी कसरत वाला फैक्ट है। क्विज टाइम। फिलीपींस के द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? अपने उत्तर contact us at igrass.com पर अपने पूरे नाम, स्कूल के नाम और एक फोटो के साथ भेजिए। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। इस्तांबुल मैराथन या यूरेशिया मैराथन इस्तांबुल में आयोजित किया जाने वाला प्रसिद्ध वार्षिक फन रन कार्यक्रम है। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल iGrasp द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर दिल्ली पब्लिक स्कूल नोएडा की जानवी अग्रवाल को हार्दिक अभिनंदन। हमें उम्मीद है कि आपको इस हफ्ते का समाचार कैप्सूल पसंद आया होगा। लक्ष्य हमेशा पूरे करने के लिए नहीं होते, बल्कि ये उद्देश्य की ओर बढ़ने के लिए भी होते हैं। अपना उद्देश्य हमेशा ऊंचा रखिए, क्योंकि यह आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगा। आज के समाचारों में बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।